हाय स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? काफ़ी दिनों से बच्चों मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, सर 9th क्लास की जो है ऑनलाइन क्लासें नहीं ले रहे हो। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे यहाँ पर, दैट इज़ फोर्स। ठीक है ना? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटे, फोर्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज़ फोर्स। मैं ये चैप्टर आपको जो है यूट्यूब चैनल से बना रहा हूँ, और आपके सबके पास जो है ये ग्रुप में चला जाएगा। और आपको जो है उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ पोर्शन आज कराऊंगा, कुछ पोर्शन कल कराऊंगा। ठीक है, तो विद इन 2 और 3 डेज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मैसेज करना मेरे को। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, ये चैप्टर देखने के बाद आप सबको जो है ये चैनल जो है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ हॉर्स, तो क्या होते हैं बेटे फोर्स, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? बल। कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत बल लगाता है, मेरे में बहुत बल है। तो क्या होता है फोर्स? ठीक है ना, गेट पे लिखा होता है पुश और पुल। तो पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, उसको अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, पुश करते हो या पुल करते हो, पुश पुल, तो उसको आप क्या कहते हो बेटे? फोर्स। अब ये फोर्स जो है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, characteristic of force. Force has magnitude and direction. Force has magnitude and direction. जब भी आप देखोगे बेटे, फोर्स लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन होती है, और कितना फोर्स लगा रहे हो बेटे। कम फोर्स लगा रहे हो तो कम मैग्नीट्यूड है, ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी होती है बेटे, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट इज इट्स एसआई यूनिट, सॉरी इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। क्या है इसकी एसआई यूनिट? न्यूटन है। इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो फोर्स, जिसको आप क्या कहते हो बेटे? बल कहते हो। किसी वस्तु पर धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसको आप क्या कहते हो बेटे? बल कहते हो। ठीक है ना? तो फोर्स के अंदर जो है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? तो कितना फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इट मींस फोर्स एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वो क्वांटिटी जिसके अंदर, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। यानी कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है, जैसे
मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। उसी तरह से इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। इट इज डिनोटेड बाय एफ। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टर्म है इस चैप्टर के अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स नंबर 1 बेटे, ये जो फोर्स है बेटे ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, किसी मूविंग वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो, किसी चलती वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नंबर वन इट कैन change the speed of a moving body। तो फोर्स क्या कर सकता है बेटे, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो है किसी चलती हुई वस्तु की स्पीड को कम कर सकता है। चलो लेट अस ट्राई विद एन एग्जांपल, इसको हम समझते हैं इस पॉइंट को बेटे। सपोज करो आप अपनी गली में जो है साइकिल चला रहे हो और साइकिल जो है चल रही है, कोई साइकिल जो है ड्राइव कर रहा है, आप पीछे से उसको खींचते हो, हल्का खींचते हो, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। इट मीन्स तो आपने क्या लगाया साइकिल के ऊपर बेटे, फोर्स लगाया है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है ना। तो सेकंड है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, देखिए बेटे, अब फोर्स जिसको आप बल कहते हो बेटे, बल और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई वस्तु चल रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हो। अब इसको कैसे समझ सकते हो, सब बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं, सब जानते हैं क्रिकेट क्या होता है। तो क्रिकेट में कोई बॉलर जो है बॉलिंग फेंक रहा है, उसी समय बैट्समैन जो है क्या कर देता है, कभी कभी जो है बॉल को जब हिट करता है तो लॉन्ग ऑन पर कहाँ मार देता है, वो लॉन्ग ऑन पर जो है सिक्स मार देता है, छक्का मार देता है। इसका मतलब क्या है, बेटे, इसका मतलब क्या है, उस बैट्समैन ने अपने बैट के द्वारा उस बॉल पे जो क्या लगाई है बेटे, क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो फोर्स के द्वारा जो है उसकी जो डायरेक्शन थी बॉल की क्या कर दी, बिल्कुल रिवर्स कर दी है। तो इसलिए उसने लॉन्ग ऑन पर क्या मार दिया है, सिक्स मार दिया है। तो फोर्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और कोई बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन कभी कभी क्या है, लॉन्ग ऑन पर सिक्स मारता है। तो इसका मतलब क्या है, किसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई है बेटे, ठीक है ना। तो साइकिल जा रहे हो, आप सीधे जा रहे हो, ठीक है ना, आप हल्का सा इसको जो है हैंडल ऐसे लिया बेटे, तो उसकी डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाती है साइकिल की। आपने जो हैंडल पे जो क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया बेटे। तो फोर्स लगाने से जो है मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। नंबर 3, इट कैन चेंज द पोजीशन of an object, देखिए बेटे, अगर मेरे सामने टेबल है, टेबल वो किस अवस्था में है बेटे, रेस्ट अवस्था में है। अगर उस टेबल के ऊपर मैं पुश कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
तो फोर्स जो है किसी भी वस्तु की पोजीशन को जो है चेंज कर सकता है। नंबर नेक्स्ट 4 है, इट कैन चेंज द शेप of an object। क्या कह रहा है, फोर्स किसी वस्तु की शेप में भी परिवर्तन ला सकता है, साइज में भी परिवर्तन कर सकता है। कैसे भाई, मान लीजिए बैलून है आपके पास बेटे, ठीक है, बैलून है। अब अगर उस बैलून के ऊपर आप प्रेस कर देते हो, बैलून लिया और बैलून के ऊपर जो है आप प्रेस कर देते हो, कैसे आपने देखा होगा बैलून से बच्चे खेलते हैं तो उस बैलून की शेप कैसे कैसे बना देते हैं फोर्स लगा लगा के, ठीक है ना। तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स लगाने से आप जो बैलून है जिसमें एयर फिलअप है उस बैलून की आप शेप चेंज कर सकते हो। रबड़ बैंड है, आप उसको खींच लीजिएगा, शेप चेंज हो गई, ठीक है ना। तो क्या लगाया आपने, जब आपने उसको खींचा है, दैट इज जब आपने इसको खींचा पुल किया है, तो क्या लगाया इसका मतलब आपने फोर्स लगाया है। तो फोर्स इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट टर्म है इस चैप्टर के अंदर बेटे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। Balanced force if the resultant of several force acting on a body is zero. If the resultant of several force acting on a body is zero, then it is called balanced force. Then it is called balanced force. It is called balanced force. क्या है बेटे बैलेंस फोर्स? If the resultant of the several force acting on a body is zero, then it is called balanced force. तो भाई इसको समझो बेटे, if the resultant of several force acting on a body is zero, then it is called balanced force. Okay, क्या है भाई, in a tug of war game, आपने टग ऑफ वार गेम देखा है बेटे, कैसा होता है टग ऑफ वार गेम बेटे, एक रोप होती है, उस रोप को, उस रस्सी को दो टीम अपनी तरफ खींचती है, जिधर वो रस्सी जो है मूव हो जाएगी उसी तरह उस वाली टीम जो है क्या हो जाती है, विनर होती है। तो टग ऑफ वार गेम में क्या होता है बेटे, मान लीजिए इन टग ऑफ वार गेम में जो है दो टीम है और दोनों टीम जो है रस्सी पर जो है इक्वल फोर्स लगा रही है, जितना फोर्स ये टीम ए लगा रही है उतना ही फोर्स जो है वो टीम बी लगा रही है। तो जो रस्सी है बेटे, द रोप विल नॉट मूव इन आइदर साइड, इन एनी साइड, किसी भी साइड में जो है वो रस्सी जो है मूव नहीं करेगी। तो फोर्स तो लग रही है, ये टीम भी लगा रही है, वो टीम भी लगा रही है, तो क्या होता है उस समय रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। तो दोबारा सुनिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। दोबारा फिर सुनिए बेटे, कोई टग ऑफ वार गेम है, क्या है, टग ऑफ वार गेम, इधर टीम ए है, इधर टीम बी है। टीम ए भी जो है रस्सी को अपनी तरफ खींच रही है इस तरह से बेटे, इस तरह से जोर लगा रही है, ठीक है ना, क्या लगा रही है बेटे,
इस तरह से जोर लगा रही है। अगर टीम ए भी और टीम बी भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाती है, उस रोप के ऊपर टीम ए भी इतना फोर्स लगा रही है, टीम बी भी फोर्स लगा रही है, फोर्स तो दोनों तरफ लग से लग रहा है, परंतु जो है जब रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर इक्वल फोर्स लग रही है, देन रोप विल नॉट मूव इन एनी साइड। रोप जो है किसी भी साइड में जो है मूव नहीं करेगी। उस समय जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, वो क्या होगा, जीरो होगा। देन उस फोर्स को क्या कहेंगे बेटे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्स। If the resultant of several force on a body is not zero, then it is called unbalanced force. देखिए क्या कह रहा है, if the resultant of several force acting on a body is not zero, then it is called unbalanced force. इसको फिर दोबारा समझ सकते बेटे। टग ऑफ वार है, एक तरफ जो है 2 स्टूडेंट जो है खींच रहे, एक तरफ जो है 4 स्टूडेंट खींच रहे, ठीक है, और 4 स्टूडेंट वाले इसके ऊपर जो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, किसकी कंपेरिजन में बेटे, 2 स्टूडेंट की तुलना में। तो अब जो रोप जो है विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच द स्टूडेंट्स आर मोर, या इन विच द फोर्स इज ग्रेटर देन अदर टाइम, देन अदर साइड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये रस्सी है बेटे, ये रोप है, इस रोप पर टीम ए, ये टीम ए है, टीम ए, ये टीम बी है, टीम बी है, ये अपनी ओर खींच रही बेटे इसको, ठीक है जी, ये अपनी ओर खींच रही है और ये अपनी ओर खींच रही है। अगर टीम ए अप्लाई, अगर टीम ए अप्लाई ग्रेटर फोर्स, देन टीम बी, rope will move towards टीम ए। अगर टीम ए बेटे, अगर टीम ए जो है इस रोप के ऊपर जो है ज्यादा फोर्स लगा रही है टीम बी की कंपैरिजन में, तो रोप किधर मूव करेगी बेटे, इस तरफ मूव कर लेगी, तो टीम ए विनर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी उस फोर्स को आप क्या कहोगे बेटे, अनबैलेंस फोर्स कहोगे। समझ में आ गया बेटे। नाउ आगे चलते हैं बेटे। ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटे। ये जो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, इट कैन चेंज shape and size of an object। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, बैलेंस फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में परिवर्तन ला सकता है। अब इसको कैसे समझोगे, बैलून लिया आपने जिसमें जो है एयर फिलअप है, उस बैलून को जो है बराबर साइड से जितना फोर्स ये लगा रहा इतना ही फोर्स इसको आप प्रेस करो तो आपके बैलून की जो है शेप चेंज हो सकती है। इट कैन चेंज शेप एंड चेंज। अब इसको पर आपने
क्या लगा, कैसा फोर्स लगा रहे, जितना फोर्स इधर से लगा रहे हो इतना फोर्स इधर से लगा रहे हो। सपोज करो ये रहा मेरे पास बेटे, अब देखो इधर से फोर्स लगाऊंगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, देखो बराबर फोर्स लगाई है, अब देखो इसकी शेप चेंज हो जाती है ना, ये देखो हो गया ना शेप चेंज। दोनों तरफ से अगर बराबर फोर्स लगता है बेटे, ठीक है ना, अगर बराबर फोर्स लगता है तो वो कैसा फोर्स होता है बेटे, वो कैसा फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अनबैलेंस्ड फोर्स भाई क्या करता है बेटे, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है फोर्स को मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है जी, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है, और शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। अब आगे चलते हैं। बैलेंस, अब कहोगे सर जी बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स के अलावा भी कुछ फोर्स होते हैं? हाँ होते हैं बेटे। मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है बेटे, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ बॉडी। फुटबॉल में बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल में जो है जो किक मार रहा है बच्चा बॉल के ऊपर, वो कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। आप जो है जूडो कराटे में खेलते हो, आप अपने जो है क्या कहते हो लेग से इधर उधर वार करते हो, वो कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी की मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने देखा होगा बेटे, मोस्टली देखा होगा बेटे, जो रूट है वो ग्रो किधर करती है, वो अर्थ की डायरेक्शन में, किधर बेटे, अर्थ की डायरेक्शन में ग्रो करती है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि जो अर्थ होती है बेटे, अर्थ के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी जो होती है क्या होती है बेटे, ग्रेविटी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर मैं ये पेन गिरूंगा बेटे, अगर ये पेन में गिरूंगा, देखो किधर गिरेगा, ये किधर गिर बेटे, ये देखो धरती की तरफ, यानी कि अर्थ की तरफ गिरता है बेटे, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो बॉल हमेशा नीचे गिरती है, क्यों, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वस्तु जो है अर्थ की तरफ जो है क्या करती है, मूव करती है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है जो रूट होती है प्लांट की, वो ग्रो किधर को करती है बेटे, अर्थ की डायरेक्शन में ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर जो है मूव करती है, क्या करती है बेटे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर जो है मूव करती है, तो उन दोनों के बीच में क्या पैदा हो जाता है बेटे, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जितने भी वाहन है बेटे, उनके टायर जो है खुरदरा होते हैं बेटे, रफ होते हैं, स्मूथ नहीं होते, बिल्कुल प्लेन नहीं होते टायर। आपने देखा होगा, आपने स्कूटर का टायर देखा होगा, साइकिल का टायर देखा होगा, ठीक है, बस का टायर देखा होगा, ट्रक का टायर देखा होगा, वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं। क्यों, अगर वो सड़क पर जो है रोड जो है मूव करेंगे, तो अगर गाड़ी को रोकना चाहे तो गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है ना बेटे। इसलिए अगर आपने जो है टायर बिल्कुल प्लेन बना दिए, तो जब वो रोड के ऊपर जो है क्या करेगी बेटे,
मूव करेगी वो बस जिसके जो है टायर क्या है, बिल्कुल कैसे है बेटे, स्मूथ है, प्लेन है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी वो रुक नहीं पाएगी। इसलिए उन दोनों जब टायर चलते हैं और किसके ऊपर चलते हैं, सड़क के ऊपर, जब टायर और सड़क के बीच में जो है जब टायर जो सड़क चलते हैं तो टायर और रोड के बीच में क्या पैदा हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है जी। तो अब आपने डिस्कस कर लिया बेटे, बैलेंस्ड फोर्स हो चुका है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो चुका है, मस्कुलर फोर्स हो चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो चुका है और फ्रिक्शनल फोर्स हो चुका है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत जरूरी है बेटे। आपके जो शूज है, शूज जब आप चलते हो तो रोड के और शूज के, ठीक है ना, सोल के बीच में क्या पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, नहीं तो आप रिपट कर गिर जाओगे, आप क्या गिर जाओगे बेटे, फिसल जाओगे जल्दी से। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटे, न्यूटन जो साइंटिस्ट आया है उसने 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी is in rest, if a body is in rest or in motion, if a body is in rest or in motion, it will remain in rest or in motion until an unbalanced force acts upon it. क्या कह रहा है बेटे ये, if a body is in rest or in motion, it will remain in rest or in motion until an unbalanced force acts upon it. अगर कोई वस्तु, अगर आपके घर में एक कॉर्नर में टेबल रखी हुई है, किस पोजीशन में बेटे, वो रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगी, अगले दिन भी ऐसे ही है, उससे नेक्स्ट डे भी वो रेस्ट पोजीशन में है, जब तक उस पर आप क्या नहीं लगाओगे बेटे, फोर्स, जब तक आप उसको उठा के दूसरे कॉर्नर में नहीं रखोगे, दूसरी साइड में नहीं रखोगे, तो वो टेबल किस अवस्था में रहेगी, रेस्ट अवस्था में ही रहेगी। ठीक है बेटे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु जो है मोशन में है, तो वो वस्तु जो है रुकी हुई रहेगी या मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे बेटे। ठीक है जी। नाउ अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो है एक वर्ड आता है बेटे, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटे, इनर्शिया क्या होता है बेटे, द प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड टू रिमेन इन इट्स फंडामेंटल स्टेट, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में, अगर वस्तु जो है रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर वस्तु जो है क्या है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है ना। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, इनर्शिया इज द टेंडेंसी of a body
बॉडी माने बेटे वस्तु, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ठीक है ना। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन in its position। इनर्शिया जो है किसी भी वस्तु की वो टेंडेंसी है जिसके कारण, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन, यानी कि इनर्शिया के कारण वस्तु अपनी पोजीशन में रहना चाहती है, जो उसकी पोजीशन है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक है बेटे। देखो बेटे, एक हम ग्लास लेते हैं बेटे, ये ग्लास, इसके ऊपर जो है एक प्लेइंग कार्ड रखा बेटा आपने, ठीक है जी, और प्लेइंग कार्ड के ऊपर हमने यहाँ पर एक कॉइन रख दिया, और जैसे ही इस प्लेइंग कार्ड को, देखो ये एक गिलास लिया, आप अपने घर में भी कर सकते हैं बेटे, एक गिलास लो, गिलास के ऊपर जो है ताश का पत्ता रखो, रखते ताश का पत्ता, उस ताश के पत्ते के बिल्कुल सेंटर पे आप क्या रखो, कोई कॉइन रखो, 5 रुपीज का कॉइन रखो या 10 रुपीज का कॉइन रखो या 2 रुपीज का कॉइन रखो, ठीक है ना। उस कॉइन को आप उस ताश के पत्ते को आप क्या करो, सडनली जो है अपनी तरफ सडनली जो है खींचो, तो आपने देखा होगा बेटे, जैसे आप ताश के पत्ते को अपनी तरफ खींचोगे तो जो कॉइन है वो कहाँ गिरेगा, वो कॉइन जो है कहाँ गिरेगा बेटे, ठीक है जी। अगर इसको आप खींचते हो इस डायरेक्शन में तो कॉइन जो कहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है कॉइन, ग्लास के अंदर गिरता है। तो क्यों हुआ ऐसे बेटे, जैसे आपने ताश का पत्ता खींचा तो कॉइन भी जो है ताश के पत्ते के साथ आना चाहिए था, परंतु नहीं, कॉइन जो है कहाँ गिरता है बेटे, ग्लास के अंदर गिरता है। कारण क्या है इसके पीछे, इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया जो हो सकता है, इनर्शिया जो हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है बेटे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है बेटे। क्योंकि इनर्शिया के कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में, जो उसकी अपनी अवस्था है, उस अवस्था में